हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना, तो प्रश्न को समझिए। कह रहा है निम्नलिखित सारणी के, यानी कि नीचे जो ये हमारा सारणी दिया है इसके अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम, ये जो अंतिम स्तंभ है इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है, यानी भरना है। और भरना क्या है वो आगे आप लोगों को समझ आने वाले, पहले यहाँ पर समझिए। देखिए, पहला स्तंभ में देखें तो क्रम संख्या दिया 1 से 11 तक। दूसरा स्तंभ में देखें तो समीकरण दिया है। दूसरा स्तंभ में क्या है, समीकरण। अब समीकरण होती क्या है वो हम आगे आप लोगों को समझाने वाले हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा स्तंभ में दिया है चर का मान। अब ये चर क्या होता है वो भी आगे आप लोग हम समझाने वाले हैं। तो तीसरा स्तंभ में क्या दिया है, चर का मान दिया हुआ। और चौथा स्तंभ में खाली जगह है तो इसे हमें भरना। अब भरना क्या है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ और नहीं में हमें जवाब देना, हाँ या नहीं भरना है इसमें। अब देखिए, इसमें कह रहा है ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण में चर का मान, चर यहाँ पे x है, तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो दोनों ओर, यहाँ पर देखिए दोनों ओर ये हमारा व्यंजक दिया हुआ है, इस बीच में बराबर का चिन्ह लगा तो ये हमारा समीकरण बन गया है। और ये जो समीकरण है इसमें देखें तो यहाँ पे चर का मान जो है 3 रखते हैं। यहाँ पे चर यानी कि x है, x का मान इसमें हम 3 रखते हैं तो दोनों ओर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है, तो हम कहेंगे ये जो मान दिया है 3 ये इस समीकरण के लिए संतुष्ट है, हाँ कहेंगे। अगर इस समीकरण में चर का मान 3 रखते हैं और दोनों ओर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे ये जो मान दिया है इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं है, नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आया होगा, थोड़ा नहीं भी आया होगा। तो इसे आप लोगों को जब हम आगे समझाएंगे तो आगे समझ आते जाएगा। पहले आप लोग ये समझिए समीकरण होती क्या है। तो देखिए इसको हम उदाहरण से समझाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए समीकरण होती क्या है, समीकरण को हम लोग समझते हैं। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है दो व्यंजकों के बीच में समता का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह हो तो वो हमारा समीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए दो व्यंजक, जैसे यहाँ पर हमने देखिए पहला व्यंजक ले लिया x प्लस का 5 और दूसरा व्यंजक ले लिया यहाँ पे 0। तो यहाँ पर देखिए और इन दोनों के बीच में समता का चिन्ह, इस तरह से ये हमारा होता है समता का चिन्ह, इसे हम समता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समता, या फिर इसे बराबर भी कहते हैं। ये बराबर या फिर समता कह सकते हैं। तो देखिए ये हमारा व्यंजक है, ये क्या है, व्यंजक है। और ये हमारा दूसरा व्यंजक है, ये जो 0 है ये हमारा दूसरा व्यंजक है। तो देखिए ये जो व्यंजक दिया है और ये भी व्यंजक दिया है, तो इन दोनों के बीच में जब बराबर का चिन्ह लग जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूरा। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा समीकरण। ये पूरा क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो इतना आप लोगों को समझ गए समीकरण क्या होती है। अब इसमें आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि व्यंजक क्या होती है। अब कहिएगा ये व्यंजक क्या होती है, तो देखिए व्यंजक जो है चर और अचर की सहायता से बना होता है। देखिए इसमें ये हमारा चर है, ये x क्या है, चर है, और ये हमारा देखें तो अचर है। अब ये चर और अचर क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए ए से लेके जेड तक में ज़्यादातर हम लोग क्या मानते हैं, ए बी और सी, या फिर हम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये हमारा चर होता है, ये क्या होता है, चर होता है ये सभी। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है अक्षर में, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इतना ही मानते हैं, ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, या फिर यहाँ पर ये सभी हम मानते हैं एम एन टी, ये सब हम मानते हैं। तो ये सभी क्या है, चर है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ए से लेकर जेड तक में जो भी अक्षर होता है वो सभी चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर। अंग्रेजी में कहे तो वेरिएबल। और इसे हम ये जो संख्या में जो भी हो, जैसे 5 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 18 कुछ भी रहे, 512 रहे, तो वो सभी जितना भी संख्या में होती है वो हमारा अचर होती है। क्या होती है, अचर। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट कहेंगे, कॉन्स्टेंट। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग चर भी समझ गए, अचर भी समझ गए, और इतना भी हमने आपको बता दिया जब यहाँ पर दो व्यंजकों के मेल से बना होता है और उनके बीच में जब बराबर का चिन्ह लगा होता है तो हमारा जो है समीकरण कहलाती है। यहाँ पर ये समीकरण भी समझ गए। अब कहिएगा देखिए इसमें जो है आप लोग बताए हैं कि चर और अचर की सहायता से बना होता है, लेकिन इसमें में आप लोग कहिएगा यहाँ पर सिर्फ शून्य, ये जो शून्य संख्या में यानी कि ये हमारा अचर है, इसमें तो चर है नहीं, तो ये कैसे व्यंजक हो गया। तो देखिए आप लोग को याद रखना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, शून्य की घात, यहाँ पे शून्य के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं शून्य इंटू एक्स की घात शून्य, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब कहिएगा इस तरह से लिखने का मतलब क्या, तो देखिए एक्स की घात शून्य का मतलब होता है 1, एक्स की घात शून्य का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और शून्य को जब 1 से गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये छुपा हुआ है, एक्स की घात शून्य छुपा होता है इसमें। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अगर इतना भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो जब इसको हम हल करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो इतना आप लोग अगर समझे जाता ठीक है, नहीं समझ आया फिर भी कोई बात नहीं। देखिए अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए
यहाँ पर कह रहा था क्या, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। तो देखिए पहला हल करते हैं, पहला नंबर। तो देखिए पहला नंबर कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। देखिए ये हमारा समीकरण दिया है x+3 बराबर में 0। आप लोग को याद रखना है, हमने आपको क्या बताया, समीकरण कब होती है, जब दो व्यंजकों के मेल से बना होता है और उनके बीच में जब समता का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह लगाता है तब जाकर के वो हमारा समीकरण होता है। अगर यहीं पे जो है इस तरह से दिया हो, जैसे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे x+3 दिया होता है, बस इतना ही दिया होता है, तो वो हमारा व्यंजक कहलाता, ना कि समीकरण। समीकरण के लिए बीच में जो है बराबर का चिन्ह होना चाहिए और इन साइड भी क्या होना चाहिए, व्यंजक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो क्या ये हमारा समीकरण है या नहीं। तो हम कहेंगे ये समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बराबर का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका इस चिन्ह का मतलब होता है ये जो दिया है व्यंजक, ये इस व्यंजक से बड़ा है। अगर यही इस तरह से दिया हो x+3 और इधर इस तरह से दिया हो, इसका मतलब है ये जो व्यंजक है ये 0, ये इनसे बड़ा है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो ये हमारा समीकरण नहीं है, ये दोनों समीकरण नहीं है। समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, समीकरण है, क्योंकि सभी में देखें तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया है, इसमें हमें कह रहा है इस चर का मान जो है 3 रखने के लिए। देखिए पहला के लिए हमें x का मान 3 रखना है। x क्या है, चर। अभी आप लोग हम बताए हुए हैं x रहे, y रहे, z रहे, या फिर a रहे, b रहे, c रहे, इस तरह से वो सभी चर होती है। तो यहाँ पर देखिए चर का मान यहाँ पर दिया है, x बराबर हमें 3 रखना है। x बराबर कितना रखना है, इसमें 3 रखना है। तो x के स्थान पे ये जो x दिया इसके स्थान पे 3 रखिए। इसमें हमें रख देना है 3, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, और ये है 3 तो लिख देंगे 3। और इधर देखिए बराबर को उन साइड दिया है 0। अब इनको जोड़िए, देखिए 3 में 3 जुट रहा है, यहाँ पे 3 3 हो जाता है 6, और इधर देखें तो यहाँ पे हो जाता है 0। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 6 है और ये 0 है, यानी कि ये 6 तो बड़ा हो जाता है, ना कि बराबर है। 6 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि दोनों साइड 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद रखना है। देखिए इधर वाले पक्ष को कहते हैं, ये जो दिया है ये हमारा बायां पक्ष होता है। ये क्या होता है, बायां पक्ष होता है, इसे हम बायां पक्ष कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में कहे तो LHS कहते हैं। इसका पूरा नाम हो गया, फुल फॉर्म इसका कहे तो लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर देखिए बराबर के उन साइड वाले को हम कहते हैं दायां पक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। इसे आप लोगों को याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष। और इसको हम अंग्रेजी में कहे इस तरह से, शॉर्टकट में लिखना चाहे तो इस तरह से लिखते हैं, RHS लिख सकते हैं। इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो दायां पक्ष लिखिए या फिर लिख सकते हैं इसके जगह पे RHS। इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो मान दिया है x बराबर 3, ये जो है इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं है। हम इसमें क्या भरेंगे, नहीं भरेंगे पहला के लिए। अगर दोनों यही समान आ जाता, आगे आप लोगों को समझ आएगा, इसमें भर दीजिए नहीं। इसमें क्या भर देना है, नहीं भरना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा हल करते हैं, दूसरा समीकरण में। यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया x+3 बराबर 0, इसमें ये पहला के लिए था। अब इसी तरह से दूसरा को हल करते हैं। दूसरा हम दिया x+3 बराबर में 0, और इसमें देखिए x के बराबर, x बराबर 0 रखना है। x बराबर कितना रखना है, 0। यहाँ पे देखिए दूसरा के लिए जो है चर का मान दिया, चर का मान 0 दिया, 0 रखना है। चर के स्थान पे ये जो x है इसके स्थान पे क्या करना है, 0 रखना है। चर का मान हमेशा याद रखना है, बदलते रहता है। चर का मान क्या होता है, बदलते रहता है, और अचर का मान कभी भी बदलता नहीं है। अचर यानी कि संख्या वाले, संख्या वाले देखे तो अगर ये 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा, यहाँ पर इसे आगे बदल नहीं सकता ये 3। और चर क्या होता है, बदलते रहता है। चर के स्थान पे हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हमेशा क्या होता है, समीकरण के अनुसार बदलते रहता है उसका मान। यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए x बराबर 0 है, यहाँ पे 0 x के स्थान पर रख देना है 0, और इसमें जोड़ देना है 3 को, और बराबर में देखिए इनसाइड 0 है तो 0। अब इसमें देखिए 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3, और बराबर में 0। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये संख्या 3 देखिए बड़ा है 0 से, यहाँ पर हम कहेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दोनों बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर भी 3 होना चाहिए, उधर भी 3 होना चाहिए, या इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए था। लेकिन इधर हम क्या किए, इनको हल किए समीकरण को, तो यहाँ पे इधर 3 प्राप्त हुआ है और इधर 0 प्राप्त है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS के, ये दोनों आपस में बराबर इसमें नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो समीकरण दिया है, ये जो समीकरण दिया है इस मान के लिए, ये जो x बराबर 0 है, इसके लिए ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। इसमें हम नहीं भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे, नहीं। इसमें दूसरा में भर देना है नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा देखना है। तीसरा समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा समीकरण दिया है x+3 बराबर 0। तीसरा समीकरण, तीसरा क्या दिया है, x+3 बराबर में 0। और इसमें देखिए चर का मान क्या रखना है, x बराबर -3 रखना है। चर का मान जो है 3 रखना है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए x के स्थान पे ये जो दिया है समीकरण, इसमें x का स्थान पे -3 रखना है, -3 रख दीजिए, और प्लस में है 3, और बराबर में देखे तो 0। ये 0 था तो ये 0 उतार दिए। तो इसमें देखिए माइनस में 3 और ये प्लस में 3,
यानी कि ये माइनस प्लस में इस तरह से 3 घटाएंगे या फिर काट भी सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे, शून्य बराबर में शून्य। यहाँ पे देखिए इधर भी शून्य और इधर भी शून्य, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, RHS आ रहा है, यानी कि ये जो मान है -3 इस समीकरण के लिए संतुष्ट हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये जो मान है -3 ये हमारा इस समीकरण के लिए मान संतुष्ट है, तो हम कहेंगे हाँ ये संतुष्ट हो रही है, इसमें हाँ भरना है। अब इसी तरह से देखिए चौथा समीकरण दिया है x - का 7 बराबर 1। चौथा समीकरण इस तरह से, चौथा समीकरण क्या दिया है, x - 7 बराबर 1, x - का 7 बराबर में दिया है 1। अब इसको भी हल करना है, इसमें क्या रखना है मान, चर का मान रखना है 8। इस समीकरण में x बराबर 8 रखना है, चर का मान 8 रखना है। देखिए x का स्थान पे रखना है 8, 8 रख दिए, इसमें से माइनस का 7 यानी कि घटाएंगे 7 और बराबर में 1। देखिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1, बराबर में इधर भी 1 है, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, दोनों आपस में समान है। यहाँ पे देखे तो बराबर उन साइड भी 1 और इधर भी देखे तो 1, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, या फिर कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण के लिए जो है ये मान संतुष्ट हो रही है, तो इसमें हम भरेंगे हाँ। इसमें क्या भरना है आप लोगों को, हाँ इसमें भर दीजिए हाँ। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए पांचवा समीकरण को आप लोगों को समझना है। पांचवा समीकरण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए x - 7 बराबर 1। पांचवा समीकरण x - 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 1, इसमें भी दिया है 1। और यहाँ पर देखिए x का मान क्या रखना है, चर का मान रखना है 8। यहाँ पर हम चर का मान, सॉरी इसमें देखिए हमने यहाँ पे जो है ये 5वीं नंबर को हल कर दिया है, ये 5वीं नंबर था। अब चौथी नंबर को हल करना, देखिए 5वीं नंबर में ये दिया हुआ था, 5वीं नंबर में जो है x का मान 8 है, और चौथी नंबर समीकरण तो सेम है, लेकिन इसमें 7 रखना है। तो देखिए चौथी नंबर को हम हल कर लेते हैं, इसमें नहीं भरना है, ये नहीं होगा, पहले अभी हल करके देख लेते हैं। इसके लिए हाँ भरना है, इसको अभी हल किए, 5 नंबर को जो है अभी हम देखें बना करके, तो इसमें हाँ भरना है। और ये देखिए ये हाँ होगा या नहीं वो अभी आप लोगों को भरना है, देख लीजिए। पहले इसको हम बना लेते हैं, x - 7 बराबर 1, तो बराबर में देखिए इसका मान क्या रखना है, चर का मान x बराबर 7 रखना है, x बराबर 7 रखना है, चर का मान हमें 7 रखना है। तो देखिए चर ये x है, x के स्थान पर रखना है 7, 7 और ये घटाएंगे, इसमें से 7 घटाओ में है तो घटाएंगे, और ये बराबर में 1 है। तो देखिए 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0, 0 और बराबर में 1। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, इधर भी आना चाहिए था 1, लेकिन इधर देखिए इधर 1 है, इधर 0 है, ये आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये जो मान दिया है x बराबर 7 इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं है, तो इसमें नहीं भरना है। इसमें क्या भर देना है, नहीं, इसमें भर लीजिए इस तरह से नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 नंबर, 5 नंबर पहले ही बता चुके थे। देखिए 6 नंबर 5x बराबर 25, 5x बराबर क्या दिया है 25, 6 नंबर में दिया हुआ है 5x बराबर 25। और चर का मान क्या दिया है, चर का हमें मान क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है, चर का मान 0 रखना है, यानी कि x बराबर हमें रखना है 0। तो देखिए इसमें हल करेंगे इसी को, देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, और देखिए ये 5x दिया है, 5x यानी देखिए इसको हम जब गुणनखंड रूप में, देखिए ये अभी गुणनफल के रूप में है, और गुणनखंड रूप इसको करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुने x लिख सकते हैं। इसी को जब हम गुना करेंगे, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस रूप में जो है ये दिया हुआ है, और इसी को हम इस रूप में अगर बदलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 है तो 5, और इसमें हम क्या करेंगे, x का स्थान पर 0 रखना है, यानी कि इसको गुना कर देंगे 0 से गुना करेंगे, और इधर हो गया 25। तो देखिए 5 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर में ये 25, तो 25। अब देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो है मान, ये जो समीकरण दिया है 5x बराबर 25, इसके लिए जो चर का मान दिया ये संतुष्ट नहीं है, तो इसमें हमें भरना है नहीं। इसमें क्या भर देना है, नहीं भर देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह से यहाँ पे दिया है 7 नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। इसमें क्या दिया है 5x बराबर 25, और x का मान रखना है 5, 5 नंबर, ये सॉरी 7 नंबर है, यहाँ पर हम लिख देंगे 7 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर को हल करते हैं। 7 नंबर में दिया है 5x बराबर 25, और यहाँ पे चर का मान कितना रखना है, 5 रखना है। चर यहाँ पे x है तो x बराबर 5 रखना है, यहाँ पर 5 रख देंगे। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5, और इसमें हम क्या करेंगे, ये 5x का मतलब हो गया 5 गुने x, तो 5 गुने x के स्थान पर रखना है 5, तो लिख देंगे 5, और बराबर में ये है 25, तो 25। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और बराबर में इधर भी 25 है तो 25। देखिए दोनों यहाँ पर देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है, यानी कि ये जो मान दिया है 5 ये इस समीकरण के लिए संतुष्ट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे इसमें हाँ। इसमें हमें हाँ नहीं में जवाब देना है, तो इसमें हम भर देंगे हाँ, इसमें हाँ भर देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 8 नंबर समीकरण, इसमें क्या करेंगे, हम दिया है 5x बराबर 25, 5 8 नंबर 5x बराबर दिया है 25, और चर का मान हमें क्या रखना है, x बराबर क्या रखना है मान, माइनस का 5, माइनस का 5। तो इसको हल करके देखेंगे, देखिए 5x, 5
एक्स का स्थान पर रखना है माइनस का 5 बराबर में 25। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और चिन्ह भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए प्लस चिन्ह को जब प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो हमेशा चिन्ह क्या होता है प्लस का। प्लस चिन्ह को जब हम माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, गुना करते इस तरह से याद रखना है, जब गुना करते हैं तो हमेशा चिन्ह क्या होता है माइनस का होता है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, या दोनों अगर माइनस चिन्ह में रहो और इनको हम अगर गुना करते हैं चिन्ह को तो हमेशा क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है। या अगर पहले माइनस रहे और इसके बाद प्लस का चिन्ह रहे और इसको जब गुना करते हैं फिर भी माइनस का चिन्ह होता है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ, इसको जब हल कर रहे हैं तो इसमें देखिए इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करना है। प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो क्या होता है माइनस का चिन्ह लगता है। इसमें माइनस का होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इधर देखें तो ये प्लस में 25, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, यानी कि ये देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब कहिएगा ये 25 इधर भी है 25 इधर भी है तो बराबर तो होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस में है, तो देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए 25 रुपये प्लस का मतलब हो गया इनके पास जो है अपने जेब में 25 रुपये है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में 25 का मतलब हो गया ये जो है किसी और से कर्ज लिया हुआ है 25 रुपया, तो दोनों बराबर नहीं हुआ कभी भी। तो यहाँ पर ये बराबर जब नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये जो मान है x बराबर -5, ये चर का मान जो दिया है इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं है, इस तरह से नहीं भरना। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 नंबर में दिया है m/3 बराबर 2, और इसमें क्या मान रखना है m बराबर -6 रखना है। यहाँ पर लिख देंगे इसी समीकरण को, यहाँ पर हल करना है, लिखना है m/3 बराबर में 2 दिया है। यहाँ पर 9 नंबर में क्या दिया m/3 बराबर में 9 दिया, और यहाँ पर मान क्या रखना है, सॉरी 2 दिया है, 2 और m बराबर रखना है -6। यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे m का मान रखना है -6। देखिए इसको हम हल करते हैं इस समीकरण को। देखिए m के स्थान पे क्या रखना है मान, 2 दिया है तो 2, सॉरी यहाँ पे m के स्थान पे क्या दिया है मान -6 दिया है, तो m के स्थान पे रखना है -6 बट्टे में ये 3 है तो लिख देंगे 3 बराबर में ये 2 है तो 2, इसको हम काटेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में कट गया। अब देखिए इधर तो बचा नहीं, इधर मान लीजिए 3 का 3 1 है, तो देखिए बट्टे में अगर 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे हर के स्थान पे जो है 1 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए -2 और इधर देखें तो 2, यहाँ पे देखिए दोनों आपस में बराबर है क्या, तो यहाँ पर आप लोग को हम समझा चुके हैं। ये देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये जो मान दिया है -6m बराबर इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं है, इसमें क्या भर देंगे, नहीं भरेंगे, यहाँ पे भर देना है नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 10 नंबर में दिया है m/3 बराबर 2, और यहाँ पे m का मान रखना है 0। यहाँ पर हम लिख देंगे इसी को 10 नंबर में m/3 में दिया है 3 बराबर में क्या दिया है 2, और यहाँ पे m का मान यानी कि चर का मान कितना रखना है 0 रखना है, m का मान रखना है 0। तो देखिए m के स्थान पर रख दीजिए 0 और बट्टे में ये 3 है तो 3 बराबर में 2। देखिए 3 से हमें 0 में भाग देंगे, देखिए किसी भी संख्या से जो है 0 में भाग देते हैं तो हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 बराबर में लिखेंगे 2। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये जो मान दिया है m बराबर 0 ये हमारा इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं है, तो इसमें क्या भर देंगे, नहीं भर देंगे, इस तरह से भर देना है नहीं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट 11 नंबर m/3 बराबर 2 और m का मान रखना है 6। यहाँ पर देखिए 11 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर में क्या दिया हुआ है m/3 बराबर में 2 और m का मान रखना है 6। यहाँ पे चर का मान जो है 6 रखना है। यहाँ पे देखिए इसमें आप लोग को याद रखना है m के स्थान पर रखना है 6 और बट्टे में ये 3 है तो 3 बराबर में 2 दिया है तो 2, 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 दूनी के 6, 3 का 3, 3 दूनी के 6। यहाँ पे देखिए इनका कोई वैल्यू नहीं, नीचे 1 रहे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 2 और इधर भी है 2, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, यानी कि ये जो मान दिया है m बराबर 6 इस समीकरण के लिए संतुष्ट हो रही है, तो इसमें क्या भरना है हाँ, इसमें भर देंगे हाँ। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 नंबर को देख लिया। अब हमें देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में कह क्या रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, यहाँ पे देखिए हमें जांच करना है कि ये जो कोष्ठक में मान दिया, ये जो कोष्ठक में मान दिया है n बराबर 1, n क्या है चर है, तो यहाँ पे चर का मान जो दिया है 1, ये हमारा आगे कह रहा है दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं, ये हमें बताना है। यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण दिया है, ये जो हमारा समीकरण दिया है इसके लिए ये जो मान दिया है ये हमारा हल है या नहीं आप लोगों को बताना है। ये हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए जब हम इसमें n का मान जो रखेंगे इस समीकरण में तो दोनों पक्ष में बराबर आ जाए, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए तो हम कहेंगे ये जो मान है इसके लिए हल है, वरना कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल करके देखेंगे, इसके लिए जैसे प्रश्न संख्या 1 को हल किए थे उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है n+1 बराबर 19, n+1 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया है n+1 बराबर 19 दिया है,
और n बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। n का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर देखिए चर n है और n का मान 1 रखना है, तो यहाँ पे n जो दिया है, यहाँ जो समीकरण, इस समीकरण में देखें तो n के स्थान पे क्या रखना है, 1 रखना है, और प्लस में 1 है तो लिख देंगे प्लस में 1 बराबर में, ये 19 है तो लिख देंगे 19। अब देखिए 1 में 1 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, और इधर देखें तो बराबर के उन साइड है 19। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है क्या आपस में, ये दोनों आपस में देखें तो बराबर है ही नहीं, इधर देखें तो 2 और इधर 19, ये आपस में दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये जो दोनों मान दिया है ये हमारा इनका हल नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये समीकरण के लिए हल नहीं है। इसमें हाँ नहीं में जवाब देना है तो डायरेक्ट लिख लीजिए नहीं। ये हमारा पहला का हो गया। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे बी नंबर, ये हमारा ए का था, प्रश्न 2 का ए नंबर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी नंबर में कह रहा है 7n + 5 बराबर 19, 7 और यहाँ पे n का मान रखना है माइनस का 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 7n + 5 बराबर 19, 7n + 5 बराबर 19, यही दिया है 7n + 5 बराबर 19, और n का मान कितना रखना है, माइनस का 2, n बराबर रखना है माइनस का 2, इस तरह से रख देना है। और यहाँ पर देखिए LHS में कितना दिया है, 7n + का 5 दिया, तो हमें क्या रखना है इसमें, यहाँ पे देखिए 7 n के स्थान पे, 7n का मतलब हो गया 7 गुने n, तो n के स्थान पे हमें रखना है माइनस का 2, तो इसमें गुना कर देना है -2 से, और प्लस में रख देना है 5। इसमें लिखना चाहे तो बराबर में इधर इनको भी लिखते चले जाइए, जिससे समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 7 दूनी के डायरेक्ट कर लीजिए, अब इसको हल करिए। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14, ये हो गया 14, और 14 प्लस में या माइनस में, देखिए चिन्ह का भी गुना होता है, चिन्ह का गुना आप लोग हम बता चुके हैं। देखिए इनके आगे 7 के आगे कोई भी चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में, प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, माइनस का चिन्ह, और ये प्लस में है 5 तो प्लस में लिख देंगे 5, बराबर में इधर 19 है तो 19 लिख दीजिए। अब इसमें से घटाइए, देखिए 14 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे देखिए 14 में से हम 5 को घटाएंगे, देखिए जब अलग अलग जाति का हो, एक घटाव का दूसरा प्लस का, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, संख्या देख रहे हैं, संख्या देखें तो 14 बड़ा है, तो 14 में से हम 5 को घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर देखिए 14 में से घटाएं तो 14 के आगे चिन्ह कौन सा है, 14 कौन सी जाति का है, माइनस जाति का, तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे, और बराबर में देखें तो इधर 19। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। तो बराबर नहीं है, यहाँ पे इधर 9 है इधर 19 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इनका हल ये नहीं है, इन समीकरणों के लिए मान नहीं है सही। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी नंबर में, सी में क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर दिया है 7n + का 5 बराबर 19, 7n + 5 बराबर 19, सी में देना है 7n + 5 बराबर में 19, और यहाँ पे n का मान क्या रखना है, n बराबर रखना है 2, n बराबर रखना है 2। अब देखिए n का मान 2 रखेंगे, देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, 7n + का 5, 7n के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, गुना में 2 और प्लस का 5 है तो 5। यहाँ पर देखिए इसको हल करिए, देखिए 7 दूनी के 14 और 5 19 हो जाएंगे, यहाँ पे इसको हल करिएगा तो देखिए 19 हो जाता है, यानी कि देखिए RHS में भी 19 है, ये हो गया RHS, बराबर कौन साइड वाले RHS होता है और इधर वाले LHS, तो LHS को हल किए हैं तो 19 प्राप्त हुआ है, और RHS में भी देखें तो 19, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, इधर भी 19 और इधर भी 19, LHS बराबर है RHS, तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे हाँ, इसमें क्या भरेंगे, हाँ भर देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर कह रहा था, यही कह रहा था हाँ नहीं भरना है या नहीं, हम कहेंगे है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए डी नंबर में दिया हुआ है 4p - 3 बराबर 13, पी का मान रखना है 1, 4p - 3 बराबर क्या रखना है 13। यहाँ पे डी में दिया हुआ है 4p क्या दिया हुआ है, डी नंबर में 4p - 3 बराबर 13, -3 बराबर में दिया है 13, और यहाँ पे पी का मान कितना रखना है, 1 रखना है, 1 दिया हुआ है, 1 रखना है पी का मान, यहाँ पे चर का मान रखना है हमें 1। तो देखिए अब इसको हल करिए, यहाँ पे देखिए 4 है तो लिख देंगे 4, 4p का मतलब क्या हो गया, 4p का मतलब हो गया 4 गुने p, 4 को जब हम p से गुना करेंगे तो 4p आ जाएंगे इस तरह से, 4p का मतलब क्या हो गया 4 गुने p, तो 4 और गुने में p है, यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे, p का स्थान पर रखना है हमें 1, तो 1 और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर में 13। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके बाद 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और इस माइनस में 3 है तो माइनस में 3 और बराबर में 13। अब देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 और इधर देखें तो 13, तो क्या आपस में ये बराबर है या नहीं आप लोगों को बताना है। तो डायरेक्ट बता सकते हैं ये आपस में बराबर नहीं है, हम क्या कहेंगे, ये जो है मान ये इसके लिए हल नहीं है, तो इसमें भर देंगे नहीं। अब इसी तरह से ई नंबर देखेंगे, ई में क्या दिया है 4p - 3 बराबर 13, ई नंबर में क्या दिया 4p - 3 बराबर में 13, और यहाँ पे मान क्या रखना है, यहाँ पे p का मान रखना है माइनस का 4, माइनस का 4 रख दीजिए, माइनस का रख देना है 4, p बराबर मान रखना है। अब इसमें देखिए 4 है तो 4, और यहाँ पर बराबर में p का स्थान पे क्या रखना है माइनस का 4, गुना कर दीजिए -4 से,
और ये माइनस में 3 है, माइनस में 3 बराबर में इधर 13 है तो 13 लगाते हुए देखिए 4 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, ये माइनस है और इधर कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, ये माइनस में है 3 तो माइनस में 3, अब ये इधर है 13 लिख देंगे 13। अब देखिए दोनों क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये भी माइनस जाति में, ये भी माइनस जाति में, जब दोनों माइनस जाति में है, जब एक ही जाति का दोनों हो तो उनको हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16 और 3 19 हो जाएंगे। अब ये जब जोड़े हैं तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, इनके आगे चिन्ह भी लगना चाहिए। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, तो देखिए दोनों ही जाति माइनस का है, ये दोनों क्या किस जाति का, माइनस जाति का है, जिस जाति का होगा उस जाति का हम चिन्ह भी लगा देंगे, माइनस जाति का है तो माइनस जाति का चिन्ह लगा दिए, समझने के लिए हम जाति का प्रयोग करते हैं। और ये 13 है तो 13, क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इधर माइनस में 19 है और इधर 13 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसमें हम क्या कहेंगे, नहीं, इनका ये हल नहीं है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ई के बाद एफ नंबर, एफ नंबर में क्या दिया है, एफ नंबर में दिया हुआ है 4p माइनस का 3 बराबर में 13 और p का मान रखना है हमें 0, p बराबर रखना है 0। अब इसको हल करिए, p का मान 0 रख करके देखिए 4 है तो 4 गुने p का स्थान पर रखना है 0 माइनस का 3 बराबर में 13, तो बराबर में 13 लिख देंगे। अब देखिए 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, किसी भी संख्या से 0 को गुना करें या किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो 0 ही होता है, तो देखिए 0 और माइनस में 3 है तो माइनस में 3 और इधर देखें तो 13। अब देखिए 0 में से माइनस 3 को करेंगे तो माइनस का 3 बराबर में 13, देखिए दोनों आपस में बराबर है क्या, दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब नहीं है तो हम क्या भर देंगे इसमें, नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे नहीं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, देखिए ये जो प्रश्न संख्या 3 है ये आपके बुक में जो दिया हुआ था उन्हीं को हमने यहाँ पे उतार लिया है और इसे आप लोग हम समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि से क्या करना है, इन समीकरण निम्नलिखित समीकरणों यानी कि नीचे जो ये हमारा समीकरण दिया पहला और दूसरा, इनको हमें हल करना है। और प्रयत्न और भूल विधि होता क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान रख करके देखते हैं, प्रयत्न करते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए हल में इसको हम डायरेक्ट हल नहीं करना है इस समीकरण को, इसमें हम क्या करेंगे इसका कुछ मान रख करके हम 1-2 बार चेक करेंगे और तीसरी बार इनके हम सही मान लगा करके हल करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग को समझ आते जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया है 5p प्लस का 2 बराबर में 17, इसमें देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं p का मान जो है हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम p बराबर जो है मान रख देते हैं 1, तो हम लिखेंगे p बराबर 1 रखने पर, p का मान 1 रखने पर इसको हमें डायरेक्ट हल नहीं करना है इस समीकरण को, हमें कह रहा प्रयत्न और भूल विधि से, हमें क्या करना है इसमें प्रयास करके देखना है, यहाँ पे मान रख करके देखिए p बराबर 1 रखते हैं तो देखिए इसका मान जो है सही आता है कि नहीं, इस समीकरण जो का हल करके हम देखेंगे, देखिए बराबर दोनों साइड आता है, यानी देखिए 5 है तो लिख देंगे 5, p का स्थान पे क्या रखना है, p के स्थान पे हमने 1 रखा तो 1 रख करके देखेंगे, p गुने 1 लिखेंगे प्लस में 2 बराबर में है 17 तो लिख देंगे 17। अब देखिए इसमें 5 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 और ये प्लस में है 2 बराबर में इधर देखे तो 17, तो देखिए 5 2 7 और इधर देखे तो 17, देखिए दोनों आपस में बराबर आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आप में नहीं आ रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कुछ और मान रख करके देखेंगे। अब p का मान कुछ और रखेंगे, p का मान अगर हम 2 रखें, p बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है p का मान 2 रखने पर इसी तरह से आप लोगों को भी रखना है मान, डायरेक्ट इसको हल नहीं करना है, डायरेक्ट हल करना चाहे तो इस तरह से हल कर सकते हैं सीधा। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए p को रखेंगे इनसाइड और बाकी को संख्या वाले को हम उधर लेते चले जाएंगे, इस तरह से हल करेंगे। समीकरण आगे आप लोगों को दिया हुआ है उस तरह का समीकरण यहाँ पे हल करेंगे आगे, बट इसमें डायरेक्ट हल नहीं करना है, इसमें जैसे कह रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी करना है। यहाँ पे कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि से हल करना है, प्रयत्न और भूल विधि का मतलब ही यही हुआ, इसमें हम क्या करेंगे मान रख करके देखेंगे और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 1 रखे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या आया है 7 बराबर में 17, यहाँ पे आप लोग माइनस में भी रख सकते हैं, माइनस में हमने क्यों नहीं रखा, यहाँ पे देखिए जैसे 1 रखे हैं तो 1 रखे हैं तो यहाँ पे 7 आया है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें मान जो है 17 के बराबर नहीं आया और इसमें संख्या देखें तो 7 ये कम है 17 से, इसका मतलब क्या करेंगे हम इससे थोड़ा बड़ा मान रख करके देखेंगे, इससे बड़ा मान रख करके देखेंगे कि 17 के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर 2 रखने पर भी नहीं आ रहा है तो उनसे फिर बड़ा संख्या लेंगे, यहाँ पर हम इसी तरह से मान रखते जाएंगे। तो देखिए p बराबर 2 रखने पर मान, यहाँ पर देखिए इसी में p 5 और p के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, यहाँ पर हम गुना कर देंगे 2 और इसके बाद प्लस में 2 है तो प्लस में 2, ये जो समीकरण है इस समीकरण पर हल कर रहे हैं, बराबर में दिया है 17, इन्हीं 17 को लिख देंगे। अब देखिए इसको हल करिए, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूनी के 10 और इसमें 2 को जोड़ेंगे बराबर में है 17 तो लिख देंगे 17। अब देखिए 10 और 2 12 हो जाता है, 12 और इधर देखें तो 17, दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है,
ये भी जो है मान इनका सही नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, दूसरा मान रख करके देखना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए अब पी का मान हम अगर यहाँ पर 3 रखें, पी का मान हम 3 रख करके देखेंगे। अब यहाँ पर जब नहीं आए तो पी का मान जब 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। पी का मान 3 रखने पर लिख देंगे, रखने पर, इसे आप लोग को लिखना भी है, पी का मान 3 रखने पर। अब इसमें देखिए समीकरण क्या दिया हुआ था, एक बार समीकरण को हम लिख लेते हैं इसे। यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है 5p + 2 = 17, इसे हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 5p + 2 = 17। अब देखिए 5 है तो लिख देंगे 5, पी के स्थान पे हमें क्या रखना है, अब 3 रखना है। हम यहाँ पे 3 माने हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पी के स्थान पे 3, यहाँ पे इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 2 है तो 2, और यहाँ पे ये 17 है 17। अब इसके बाद देखिए 5 को हम 3 से गुणा करें तो 5 3 के 15, प्लस में ये 2 है तो 2 = 17। तो देखिए 15 2 17, इधर भी देखे तो 17, देखिए दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी कि सही मान क्या हो गया इस समीकरण के लिए, 5p + 2 = 17। इसके लिए सही मान क्या था हमारा, तो इसके लिए सही मान था हमारा 3, पी बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो इनका हल हो जाता है इस समीकरण का। ये हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है जैसे हमने बनाया हुआ। अब इसी तरह से यहाँ पे दूसरा समीकरण को हल करना है, इसी तरह से प्रयत्न और भूल विधि से। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें देखिए चर m दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल में क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 1 रखने पर, m का मान 1 रखने पर। इसी तरह से आप लोगों को भी हल करना है। तो देखिए 3 है समीकरण, 3 एक बार लिख देते हैं, 3m - 14 = 4। अब इन समीकरण में देखिए 3 m के स्थान पे क्या रखना है, मान 1 रखना है। तो m के स्थान पे अगर m के स्थान पे देखिए 3m है, 3m का मतलब क्या हो गया, 3 गुने m हो गया, 3 गुने m, 3 को m से गुना करेंगे 3m हो जाएंगे। तो इन्हीं में देखिए 3 है, 3 लिखे, गुना तो गुना, और m के स्थान पे क्या रखना है मान, m के जगह पे 1 रखना है तो 1 रख देंगे। माइनस का है 14 तो माइनस का 14 बराबर में 4 है तो बराबर में 4। देखिए 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, और ये माइनस में 14 तो माइनस में 14 बराबर में देखिए तो इधर 4 आया। अब देखिए यहाँ पे 3 में से हम 14 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हम संख्या जो बड़ी है उसमें से घटाएंगे, एक प्लस में और दूसरा है इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, और इनके आगे देखें तो 14 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि दोनों अलग अलग चिन्ह का है। तो हम घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो। संख्या देख रहे हैं, संख्या 14 बड़ी है तो 14 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 11 3 14, 11 हो जाएंगे। और यहाँ पे इनके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, देखिए 14 में से घटाए हैं तो 14 के आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का इसमें चिन्ह लगा देंगे, और बराबर में देखिए इधर 4। यानी कि देखिए m का मान अगर 1 रखते हैं तो हम यहाँ पर देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहा है, LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, यानी कि ये समीकरण का हल नहीं है। अब इसी तरह से हम दूसरा मान रख करके देखेंगे, इसी में अनुमान लगाएंगे। अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए 1 रखें तो यहाँ पे माइनस का 11 और इधर आया है 4, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये अभी माइनस में है, प्लस में आता वो भी नहीं, माइनस में, यानी कि इनसे थोड़ा बड़ा मान रख करके देखेंगे। 1 के बाद 2 नहीं रखेंगे, 3 9, यहाँ पर 4 रख करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, m का मान, m बराबर 4 रखने पर, जरूरी नहीं है कि सीरियल बाय सीरियल ही आप मान रखे, 1 के बाद 2 ही रखे, 2 के बाद 3 ही रखे, इस तरह से जरूरी नहीं है रखना। इसमें अनुमान भी लगाना है आप लोगों को। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इसमें माइनस में 11 और इधर देखे तो प्लस में 4, यानी कि देखिए एक मान रखने पर जो है माइनस में चला गया, यानी कि इससे हम थोड़ा सा बड़ा संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो भी हो सकता है माइनस में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 रख करके देखेंगे, 3 ना आए तो 4 पे रखेंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 4 रख करके देखते हैं। इसमें समीकरण में 3m समीकरण दिया है, 3m - का 14 बराबर में 4, ये समीकरण दिया है। इसमें अगर हम 4 मान रखें, m का मान यहाँ पे 3, m के स्थान पे क्या रखना है, 4 गुने में 4, माइनस का 14 तो 14 बराबर में 4। यहाँ पर देखिए 3 को 4 से गुना करें तो 3 चौके 12, और ये माइनस का 14 बराबर में 4। यहाँ पर देखिए 12 इधर प्लस में और ये माइनस में, तो 14 में से हम घटाएंगे, 14 बड़ा संख्या तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस में 2, और इधर देखें तो 4। फिर भी देखिए यहाँ पे नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, इनसे भी थोड़ा बड़ा रखेंगे। यहाँ पे m का मान हम 6 रख देते हैं, यहाँ पे m बराबर जो है 6 रखने पर मान, m बराबर 6 रखने पर देखिए 4 रखे हैं फिर भी नहीं आया, यहाँ पे -2 आया, ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इनका हल नहीं है, इन समीकरण का हल नहीं हुआ। हल होने का मतलब क्या हुआ, दोनों ओर बराबर आना चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए। देखिए m का मान अगर 6 रखते हैं तब देखिए इसका हल क्या होता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण क्या दिया हुआ था, 3m - का 14 बराबर में 4, यही समीकरण दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो समीकरण दिया इन्हीं समीकरण को यहाँ पर उतार दिए, और इसमें हम क्या किए हैं, m बराबर, ये जो m है m बराबर, इसको देखिए ये जो समीकरण लिखे हैं इनको हमें पहले लिखना होता है, पहले हम इसको लिखते हैं। ये जो 3m - 14 बराबर 4 लिखे पहले इसको लिखते हैं, और इसमें हम मान रखेंगे m बराबर 6 रखने पर, इसके बाद लिखेंगे।
यहाँ पर देखिए हम पहले ही लिखते हैं, तो इसे आप लोगों को इसके बाद लिखना है, पहले समीकरण को एक बार लिख देना है। यहाँ पर देखिए 3 m के स्थान पे हमें क्या रखना, मान 6 रखना, तो गुना में हो जाएंगे 6 माइनस का 14 बराबर में 4। अब देखिए 6 को हम 3 से गुना करें या फिर 3 को 6 से गुना करें, आंसर वही होगा, 3 छक्के 18 माइनस का 14 बराबर में 4। अब देखिए 18 में से 14 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा, और इधर भी देखें तो यहाँ पे 4 है, यानी कि देखिए दोनों ओर देखें तो बराबर आ गया संख्या, इधर भी देखें LHS में और इधर भी RHS में देखें तो 4 है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इस तरह से आ रहा है। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यहीं पे इसका मान रख कर हम इसी तरह से पूरा लिखना है आप लोगों को, जैसे हमने लिखा है वो पूरा लिखना है। तो इस तरह से आप लोग प्रयत्न और भूल विधि से इसको हल किया है कि प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 4 में क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों, यानी कि ये जितने भी कथन है इनके लिए समीकरण दीजिए। कहने का मतलब है ये जो कथन दिया है इनके अनुसार हमें समीकरण बनाना है। ये जो कथन है इसके अनुसार देखिए, कथन पहला कह रहा है 4 का संख्याओं x और 4 का योग 9 है। देखिए जैसे जैसे ये कह रहा है कथन, उसी अनुसार हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर कथन क्या कह रहा है, संख्या x और 4 का, यहाँ पे देखिए x और 4, यहाँ पे x और 4 लिख दिया, और इनका योग जो है 9 है। इनका योग यानी कि इनका जोड़, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 9 है। यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो देखिए ये पहला के लिए हो गया, ये पहला कथन के लिए समीकरण बन गया। देखिए कितना आसान था। देखिए जैसे कह रहा है वैसे ही आप लोगों को करना। कह रहा है संख्या x और 4 का, देखिए संख्या x और 4 लिए और इनका योग जो है 9 है, यानी कि इनको जोड़ने पे जो हमें 9 प्राप्त होता है। तो देखिए इनको जोड़े हैं तो हमें 9 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा के लिए, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है y में से 2 घटाने पर, y में से 2 को जब हम घटाते हैं, y में से जब हम घटाते हैं 2 को तो हमें कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 8। यहाँ ये देखिए समीकरण बन गया। ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कह रहा है कथन, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, यहाँ पे तीसरा हम देखिए कैसे हल करेंगे। तीसरा कह रहा है a का 10 गुना, जैसे मान लीजिए आपको कहे 5 का 10 गुना, 5 का 10 गुना कहे तो हम क्या करेंगे, 5 गुने 10 यानी कि 50 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार a का 10 गुना कितना हो गया, a गुने 10 यानी कि 10a, यहाँ पर हम लिख देंगे 10a। और इसके बाद देखिए इसका गुना 70 है, a का 10 गुना कितना है, 70 है। तो यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 70। समीकरण का मतलब क्या होना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो हम इसी तरह से बनाएंगे। ये हमारा समीकरण हो गया तीसरा। ये इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा कथन के लिए, चौथा कथन क्या कह रहा है, संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को जब हम 5 से भाग देते हैं, यहाँ पे 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए हम समीकरण बनाएंगे कथन का। कथन क्या कह रहा है, संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को जब हम 5 से इस तरह से भाग देते हैं, देने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो इनको हम जब भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। यही हो गया हमारा समीकरण। इस तरह से चौथा समीकरण होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए पांचवी कथन क्या कह रहा है, टी का 3/4 15 है। टी का जो है 3/4 कितना है, 15 है। देखिए टी का 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 4 भाग में से तीसरा भाग। टी का मतलब गुना, ऐसे हम समझते हैं। देखिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम। देखिए टी का क्या कह रहा है, 3/4 यानी कि चौथा भाग में से तीसरा भाग कितना है, बराबर में क्या कह रहा है, 15 है, 15 है। अब देखिए इस तरह से आप लोगों को लिखना नहीं है, ये समझाने का तरीका है। अब इसको लिखना कैसे, तो यहाँ पे देखिए टी का मतलब गुना। तो देखिए टी को जब हम गुना करेंगे 3 से, सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, का मतलब गुना होता है। तो देखिए टी को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t। तो 3t और बट्टे में ये 4 है तो लिख देंगे 4 और बराबर में 15। इस तरह से ये समीकरण हो गया आपका। ये 5वीं नंबर का हो गया। अब इसी तरह से 6ठी नंबर समीकरण देखेंगे। देखिए 6 नंबर में कैसे समीकरण बनाना है। कथन देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है m का 7 गुना और 7 का योगफल। m का 7 गुना यानी कि 7m हो गया। जैसे अगर आप लोगों को कहे 5 का 10 गुना तो 5 दाहे के 50 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हमें गुना करना है। m का 7 गुना यानी कि 7m। तो 7m और 7 का योगफल 7m और इनका योगफल, 7 का योगफल हमें 77 है। इनका योगफल यानी कि इनको जब हम जोड़ते हैं, 7m में जब हम 7 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 77 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा समीकरण बन गया 6 नंबर के लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे 7 नंबर के लिए देखेंगे समीकरण कैसे बनाना है। देखिए 7 नंबर कथन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x की चौथाई। देखिए x की चौथाई का मतलब चौथा भाग। देखिए चौथा भाग में से
एक्स। देखिए ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, इनको अभी रहने दीजिए, यहाँ से आप लोगों को समझा देगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर यहाँ पे हल करके दिखाता आप लोगों को। क्या कह रहा था, एक्स का चौथाई भाग यानी कि एक का चौथा भाग, एक का चौथा भाग। देखिए 4 भाग में से एक भाग, इस तरह से लिखेंगे, एक का चौथा का, यहाँ पे का लिख दीजिए, एक का चौथा भाग। यहाँ पे क्या कह रहा है, चौथाई। ऋण आपको 4 देता है, ऋण यानी कि माइनस, ऋण का मतलब माइनस में 4 बराबर क्या देता है, 4 देता है, इस तरह से 4 देता है। तो इन्हीं को जब हल करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक्स का 1/4 क्या होगा, तो एक्स को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा एक्स, और ये बट्टे में 4। और देखिए ऋण में क्या कह रहा था, 4 जो है हमें 4 देता है, यानी कि 4 प्राप्त होता है। तो देखिए ऋण का मतलब आप लोग को याद रखना है माइनस, और धन का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे माइनस में ये जो 4 है, 4 बराबर 4 देता है। ये आप लोग को इस तरह से समीकरण बना लेना है। ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब इसी तरह से देखिए 8 नंबर समीकरण क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए, y के 6 गुने, y का 6 गुना यानी कि 6y हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या था, 8 नंबर y का 6 गुना यानी कि 6y, 6y इससे आगे देखिए 6 घटाए, यहाँ पे 6 घटाए, इसमें से जब हम 6 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में 60। इस तरह से ये 8 नंबर हो गया समीकरण। इस तरह से आप लोग समझते गए होंगे समीकरण किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए लास्ट 9 नंबर, ये देखिए ये हमारा कथन है। अब इसको देखिए समीकरण में कैसे बदलना है। यदि आप जेड के 1/3, जेड का 1/3 लिख दीजिए। इस तरह से अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो जैसे कह रहा है वैसे लिखिए। जेड का 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3, 3 का पहला भाग यानी कि 1/3। अब इसी तरह से देखिए जेड का 1/3 यानी कि 1/3। इससे आगे क्या कह रहा है, में 3 जोड़े, इसमें जब हम 3 जोड़े, इसमें जब अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, कह रहा है आपको 30 प्राप्त होता है। तो बराबर में हो गया 30। इस तरह से ये हमारा बना है, लेकिन इस तरह से आप लोगों को लिखना नहीं है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए इन समीकरण को कैसे लिखेंगे। देखिए जेड का मतलब क्या होता है, गुना, यानी कि जेड को जब हम सामने सामने गुना होता है तो जेड को जब 1 से गुना करेंगे, तो जेड को 1 से गुना करेंगे तो 1 जेड, और 1 को हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट, जब भी 1 जेड रहे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जेड। तो जेड और बट्टे में ये 3 है तो 3, और प्लस का ये 3 है तो 3 बराबर में 30। तो ये हमारा 9 नंबर समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण। तो आप लोग समझ गए किस तरह से समीकरण बनाते हैं कथनों को बदल करके। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, ये जो प्रश्न संख्या 5 है आपके बुक में, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसे आप लोग को हम समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 5 में कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को, यानी कि ये जो समीकरण है पहला से लेकर 8वीं तक, इन समीकरणों को क्या करना है, हमें सामान्य कथनों के रूप में बदलना है। देखिए इससे पहले प्रश्न संख्या 4 में आपने क्या देखा था, वो कथन के रूप में पहले से दिया हुआ था और उनको हमने समीकरण में बदला था। और ये देखिए तो यहाँ पे समीकरण में पहले से दिया है और इसको हमें कथनों में बदलना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे जो दिया हुआ है इस रूप में हमें बदलना है, इस तरह से कथन में। तो अब देखिए यहाँ पे पहला दिया है समीकरण, यहाँ पे p+4 बराबर 15, p+4 बराबर 15, ये हमें समीकरण है और इसको हमें कथन में बदलना है। तो कथन में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं संख्या p+4 का योग जो है 15 है। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आता है आप लोगों को, देखिए ये अपने भाषाओं में लिखना होता है। देखिए इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि बुक से ही मिलाना है, बुक में जैसे कथन लिखा है वैसे ही लिखना होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें अपना तरीका से क्या करना है, लिखना है आप लोगों को, जैसे जैसे इसमें दिया है समीकरण को वैसे आपको कथन में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 में, जैसे यहाँ पर देखिए इसी तरह का प्रश्न है, ये जो समीकरण है देखिए इस तरह का समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें जैसे दिया था संख्या x और 4 का योग 9 है, संख्या x और 4 का योग 9 है, तो हम क्या किए थे, x+4 बराबर 9 लिखे थे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे दिया है p+4, x के स्थान पे p दिया है और प्लस में इसमें भी 4 होगा, और यहाँ पर देखिए बराबर में 9 दिया है तो इसमें बराबर के स्थान पे यहाँ पे 15 दिया है 9 के जगह पे। हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इन्हीं कथन को लिख देंगे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम संख्या को बदल देंगे। यहाँ पे जैसे इसमें x है तो उसके स्थान पे p लिखेंगे, संख्या 4 उसमें भी है, इसमें भी है 4, और यहाँ पे 9 है तो हम इसके स्थान पे 15 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, संख्याओं, यहाँ पे इसको लिख देंगे शब्दों में, संख्याओं p और 4 का योग 15 है, संख्याओं p और 4 का योग कितना है, 15 है, लिख देंगे 15 है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब देखिए इसी तरह से दूसरा कथन यहाँ पे दिया m-7 बराबर 3। अब देखिए इससे पहले प्लस में था और ये हमारा माइनस में है, इसमें भी हम यही लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, संख्याओं m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है,
एम में से जब हम 7 को हटाते हैं, संख्या एम में से जो है 7 को हटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। माइनस में है तो हम घटा रहे हैं, इसका मतलब जब प्लस में था तो हम उसमें जोड़ते हैं। प्लस का मतलब जोड़ और घटाओ मतलब माइनस का चिन्ह। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एम में से, संख्या एम में से, एम में से, एम में से 7 घटाने पर, 7 घटाने पर, ये आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं, ये जो शब्द लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि बुक से मिलना ही चाहिए, ये आपको अपना तरीका से लिखना होता है। तो संख्या एम में से 7 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे 3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोग को लिखना होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2m बराबर 7। अब 2m बराबर 7 इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2m है यानी कि ये गुना में है। 2m क्या है, गुना में। आप लोग को हम बता चुके हैं 2m का मतलब क्या हो गया, 2 गुने m, 2 गुने m हो गया। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या 2 में m से गुना करने पर 7 प्राप्त होता है। क्या लिख सकते हैं हम, संख्या 2 में m से गुना करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख देंगे संख्याओं 2 में m से गुना करने पर, संख्या 2 में, या फिर लिख सकते हैं m का गुना 7 है, m का गुना, सॉरी m का 2 गुना। देखिए संख्या m का 2 गुना, ये 2 गुना है, यहाँ पर लिख देंगे संख्या m का 2 गुना, 2 गुना 7 है, 7 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम इस शब्द में, देखिए ये अपने तरीका से शब्द लिखना होता है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, संख्या m को 2 से गुना करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। इस तरह से हम लिख सकते थे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें भाग हो रहा है, यहाँ पे 5 से हमें m में भाग देना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी को, इसमें हम लिख सकते हैं संख्याओं, क्या लिखेंगे, संख्याओं, क्या दिया है, m को 5 से भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होता है। लिख देंगे इस तरह से संख्याओं m को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस तरह से लिखना है आप लोगों को। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3m/5 बराबर 6। अब इसमें क्या लिखना है, m का 3/5 भाग जो है 6 है। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आता इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3m/5 को क्या लिख सकते हैं, m गुने 3/5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये जो दिया इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, संख्या m का 3/5, 3/5 भाग जो है 6 है। इसी को हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं, ये जरूरी नहीं है, ये जो सभी में संख्याओं लिख रहे हैं जरूरी नहीं है लिखना, इसको चाहे तो छोड़ करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्याओं, क्या है, m का 3/5, m का 3/5 भाग जो है, ये भाग के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में, तो भाग जो है कितना है, 6 है, 6 है। इस तरह से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3p + 4 बराबर 25। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए 3p यहाँ पे है, 3p यानी कि 3 गुने p है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, संख्याओं p का 3 गुना, संख्याओं p का 3 गुना, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का योग 25 है। यही लिख देंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं p का 3 गुना, p का 3 गुना, p का 3 गुना, इतना तो लिख दिया। और इसके बाद है यहाँ पे 4 का योग जो है 25 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का योग कितना है, बराबर में 25 है, तो लिख देंगे 25 है। इस तरह से आप लोग को लिखना है भाषाओं में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4p माइनस में 2 बराबर 18। देखिए इसमें योग है, इसमें यहाँ पे घटाव है, इसमें यहाँ पे घटाव में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 4p है यहाँ पे दिया, यहाँ पर लिखेंगे p का, संख्याओं p का जैसे है उसमें सिर्फ घटाव लिख देना है। उसमें योग लिखे थे, इसमें घटाव लिखना। p का 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना 2 का घटाव 18 है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 की जगह पे इसमें 2 लिख देंगे। का इसमें योग था यानी कि प्लस में था और इसमें माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाव, घटाव कितना है इसमें, यहाँ पे बराबर में 18 है, तो लिख देंगे 18 है। इस तरह से आप लोग को लिख देना। अब देखिए यहाँ पे ये बट्टे के रूप में है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए p/2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, p गुने 1/2, p गुने 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, आधा हो गया। इसी को जब p को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे p/2 प्लस में 2 बराबर 8। ये जो दिया है जैसे वैसे ही हो जाएंगे। तो इसको समझाने के लिए हमने इस तरह से लिखा है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, संख्याओं p के आधे, p के आधे। यहाँ पे देखिए संख्याओं p के ये आधा हो गया, यहाँ पे ये आधा हो गया कि नहीं हो गया। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो हम क्या लिख सकते हैं, संख्याओं p का आधा
या लिख सकते हैं आधे। आधे में दो जोड़ने पे, आधे में दो जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे आधे, आधा में या फिर आधे में दो जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 8 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए, यानी कि इस स्थिति में हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो देखिए इसको हमें समीकरण में कैसे बदलना है। देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के कंचे की संख्या को m लीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोगों को करते चले जाना। देखिए इरफान क्या कहता है कि उसके पास जो है, परमीत के पास जितने कंचे हैं ना उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो देखिए परमीत के पास कितने कंचे हैं वो हमें नहीं पता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कह रहा है परमीत के कंचे की संख्या को m लीजिए। परमीत के कंचे की संख्या को हमें नहीं पता है तो m लेना है उसके लिए। तो यहाँ पे हम m लिए, तो परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे देखिए यहाँ पे इरफान के पास जो है उनके 5 गुने से 7 अधिक है, यानी कि इसका 5 गुना है, इनके परमीत के जो है 5 गुना, यानी कि परमीत के पास m कंचे हैं तो इसका 5 गुना, यानी कि 5m हो गया। 5m से जो है 7 अधिक है, इनसे 7 अधिक है। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए आगे कह रहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास कितना है, टोटल 37 कंचे, तो बराबर में लिख देंगे 37। इस तरह से हमारा समीकरण बन गया, ये पहला के लिए। अब इसी तरह से देखिए दूसरा के लिए। अब देखिए इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। क्या कह रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखिए लक्ष्मी की आयु हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो लक्ष्मी के आयु को हम क्या करते हैं, y वर्ष ले लेते हैं। लक्ष्मी की आयु हो गया, मान लेते हैं y वर्ष। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से। यहाँ पर अगर मान लेते हैं लक्ष्मी की आयु है y वर्ष, तो इनके 3 गुने से कितना अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। तो y को हम 3 से गुना करेंगे तो 3y हो गया। 3y से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आयु कितना है, तो 49 वर्ष है इनके पिता की, लक्ष्मी के पिता की आयु हो गया 49 वर्ष। इस तरह से ये बन गया हमारा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा समीकरण कैसे बनाना है। देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर में, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। देखिए न्यूनतम यहाँ पर देखिए, इसमें समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में जो है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना से 7 अधिक है, धन है यानी कि 7 अधिक है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम अंक हमें नहीं पता है, न्यूनतम अंक नहीं पता है तो हमें L लेना है। कह रहा है न्यूनतम के लिए L लेने के लिए, तो यहाँ पर हम तीसरा में कैसे समीकरण बना, तो L ले लिया। तो L का देखिए, L का जो है कितना अधिकतम है, तो L का जो है 2 गुना से 7 अधिक है, L धन 7 है, 2 गुना धन 7 है, यानी कि इनसे 7 अधिक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L का 2 गुना 2L हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 2L, और इसके बाद उससे 7 अधिक है, धन का मतलब होता है प्लस, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना होता है 87 वर्ष, अधिकतम अंक 87 है, यहाँ पर लिख देंगे 87। अब ये तीसरा हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए चौथा समीकरण कैसे बनाना है। अब देखिए चौथा में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज का एक आकृति बना लेते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ये हमारा होता है इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को याद रखना है। देखिए इसकी परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान यानी कि बराबर होती है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। शीर्ष कोण कौन सा होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए शीर्ष कोण, ये जो कोण दिया हुआ ये हमारा कोण है, ये तीनों कोण है। तो इसमें क्या कह रहा है, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का, प्रत्येक आधार कोण, आधार पे ये जो कोण है ये है आधार इनकी, तो इस आधार पे ये जो दोनों कोण है इन कोण का 2 गुना है इन कोण का। तो इस कोण को हमें पता नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये कोण पता होना चाहिए, तो तब पता चलेगा जो इसका कोण से जो है 2 गुना होगा। ये कोण आधार के कोण से जो है ये 2 गुना है। यहाँ पर देखिए ये कोण है कितना, ये यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण जो है 20 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक आधार कोण हमें b मानना है, यहाँ पर नहीं पता था तो b मानना है। ये कोण b हो गया और ये भी कोण, ये भी आधार पे जो कोण है वो b है। यहाँ पे इसका 2 गुना यानी कि 2b हो गया, ये हो गया 2b, ये जो कोण हो गया शीर्ष कोण
दो बी। तो आगे क्या कह रहा है, याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और याद रखना, मैं देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक कोण होता है 60 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण भी 60 डिग्री, तो 7 क्या क्या 180 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसी को अब लिखना है। देखिए इसमें क्या कह रहा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष प्रत्येक कोण आधार का दो गुना है, आधार का दो गुना। देखिए आधार कितना है, देखिए बी प्लस बी, यहाँ पे इन दोनों का दो गुना, बी प्लस बी का दो गुना, यानी कि दो बी हो गया, दो बी, दो बी। इसमें जब दो बी ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 180। और इसको जब जोड़िएगा तो देखिए बी प्लस बी, इनके आगे कोई भी नहीं है तो संख्या तो एक है, इसका मतलब एक एक दो बी और प्लस में दो बी, तो कितना होता है, चार बी हो जाता है। चार बी बराबर में 180। तो ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। इस तरह से इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, चार बी बराबर 180 डिग्री, डिग्री में है, इस तरह से लिख देना है। ये हमारा इसका समीकरण बनेगा। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए। इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 4.1 खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।